आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे अपना क्लास 11th का चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब तक हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं। सेट पढ़ लिया हमने, रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। तो ये हमारा चैप्टर 4 है। तो हम जानते हैं कि हमने पढ़े थे अब तक रियल नंबर्स। रियल नंबर में हमने क्या पढ़ा था? रियल नंबर में और उसको डिवाइड करें तो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और क्या कहते हैं हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। तो ये हमें पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर जो -1 इधर साइड के जो नंबर होते हैं और इधर साइड के जो पूरे अंक होते हैं, पूर्ण अंक जो होते हैं, जो उन्हें इंटीजर कहते हैं, हम जानते हैं। रेशनल नंबर PYQ की फॉर्म में होते हैं जिसमें Q 0 नहीं होना चाहिए। और ऐसे इरेशनल नंबर होते हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें 9th क्लास में पढ़ी। ये डेसिमल एक्सपेंशन के आधार पर होता है, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको इस चैप्टर में यूज़ नहीं होंगी। वो सारी चीज़ें शायद यूज़ नहीं होंगी, बस कुछ चीज़ें हैं जो यूज़ होंगी। जैसे हमने 9th क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी, रेशनलाइजेशन। यानी अगर नीचे 1/√2 + √3 लिखा हुआ रहता था तो हम क्या करते थे, √2 + √3 नीचे लिख रहा है तो ऊपर नीचे √2 - √3 का मल्टीप्लाई कर देते थे। तो हम रेशनलाइज करते थे। वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब हम रियल नंबर पढ़ रहे थे क्लास 10th में, तो हम एक चीज़ देखते थे। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, x² + ax² + bx + c बराबर अगर 0 है तो हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे -b² -4ac। ठीक, b² -4ac निकालते थे तो हमारे पास 3 केस बनते थे। एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर ये इक्वल हो जाए तो रियल रूट्स होते हैं और इक्वल रूट्स होते हैं। अगर ये इक्वल ना हो तो रियल रूट होते हैं और डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। अगर ये ऐसा हो जाए तो नो रियल रूट्स। तो इस केस में रियल कोई वैल्यू आती नहीं थी। तो मान लीजिए हमारे पास जो NCERT में एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये इसमें देखोगे, इससे कंपैरिजन करोगे तो a बराबर 1 है, b बराबर 0 है क्योंकि x का कोई टर्म नहीं है, और c बराबर 1 है। तो यहाँ से अगर b² -4ac अगर मैं निकालूँ तो होगा 0 - 4 × 1 × 1, ये आ रहा है माइनस, यानी 0 से छोटा, नो रियल रूट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप इसको इधर देखेंगे तो x² बराबर -1 आता है, और हमने पढ़ा था किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आता, तो यहाँ पर कोई रियल रूट नहीं होगा। इसलिए हमने इस रियल नंबर सिस्टम में, अब तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं रियल नंबर सिस्टम, उस रियल नंबर सिस्टम में हम इसका जवाब नहीं ढूंढ पाए कि इसकी वैल्यू कैसे निकले। लेकिन हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है तो हमने क्या किया, उसको एक्सपेंड किया। हमने अलग एक नंबर, रियल नंबर सिस्टम अब हम पढ़ेंगे, एक मतलब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जिसमें ये वाली वैल्यूज भी कवर हो जाए। उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक सिंबल यूज़ किया, आयोटा। इसको क्या पढ़ते हैं, आयोटा आई, मतलब आई लिखते हैं छोटा वाला और आयोटा पढ़ते हैं। इसको हमने दे दिया -1 के इक्वल। हमने ये वैल्यू फिक्स कर दी कि रूट के अंदर -1 लिख रहा हूँ तो इसके बराबर होता है। इसकी मदद से हम सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो आयोटा स्क्वायर बराबर -1। ठीक, अब देखिए इसका मतलब आयोटा इस इक्वेशन का एक रूट हो गया। हम एक चीज़ पढ़ते आ रहे थे कि x + 2 बराबर 2 है, नहीं, x + 2 बराबर 4 है, तो x बराबर 2, यानी इस वैल्यू को अगर उठा के यहाँ रख दोगे तो सेटिस्फाई करेगा ना इक्वेशन को। ऐसे अगर यहाँ पर आयोटा स्क्वायर को यहाँ रखोगे, आयोटा को, तो आयोटा स्क्वायर बराबर -1 जो कि यहाँ से आ रहा है, यानी आयोटा इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है यानी x बराबर ± आयोटा, यानी x की वैल्यू होगी। अब एक बात ध्यान रखनी है आपको, जब हम √-1 लिखेंगे खाली तो इसको आयोटा के बराबर लिखेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि -1 का स्क्वायर रूट बताओ तो क्या लिखोगे, आयोटा और -आयोटा। इन दोनों बातों में अंतर आपको याद रखना है कि ये पढ़ते थे हम जब छोटी क्लासों में, अभी भी पढ़ा है हमने कि √5 एक पॉजिटिव मतलब ऐसे नहीं, ऐसे ये जो निकल के आएगा ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये चीज़ जो निकल के आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। और अगर आपसे ये कह दिया जाए y² बराबर
एक्स स्क्वायर बराबर वाई है, तो यहाँ से एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट वाई, तो इन दोनों बातों में अंतर है। रूट के बाहर की वैल्यू जो रियल में होती थी वो हमेशा पॉजिटिव आती थी। ऐसे ही कुछ हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जब मैं अगर माइनस अंडर रूट -1 लिखूंगा तो वो आयोटा को डिपिक्ट करेगा, आयोटा को डिनोट करेगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस, तो उसकी दो वैल्यूज आएंगी, आयोटा और माइनस आयोटा, इस तरीके से। स्क्वायर रूट मतलब माइनस, एंड स्क्वायर ऑफ समथिंग इज इक्वल टू -1, देन द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल विल बी आयोटा और माइनस आयोटा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। इसको करता हूँ मैं रफ। ये तो मैंने भी इंट्रोडक्शन दिया है आपको। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है? हाँ हो रही है। हमने जैसे रेशनल नंबर थे, हमने क्या डिफाइन किया था, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और क्यू यहाँ पर इक्वल टू 0 के नहीं होता, तो हमने एक फॉर्म डिफाइन की। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में हम फॉर्म डिफाइन करते हैं कि कोई भी नंबर अगर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में डिनोट किया जा सके तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये वही आयोटा है जिसकी वैल्यू -1 के बराबर होती है, अंडर रूट -1 के। ये हमने पढ़ लिया अब तक, ठीक। यानी कोई भी नंबर अगर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में डिनोट किया जा सके तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। a प्लस आयोटा b में जो a और b है वो है रियल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर 2 प्लस आयोटा रूट 3, ठीक। 2 भी रियल नंबर है, रूट 3 भी रियल नंबर है। आयोटा लग गया यहाँ पर, ऐसी फॉर्म का बना हुआ है, तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 और रूट 3 रियल नंबर है, इस फॉर्म में लिखा गया है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। 0 प्लस आयोटा 0, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा क्योंकि ये इस फॉर्म में लिखा गया है। तो आप एक गौर से देखेंगे ये भी 0 है। आप हर रियल नंबर को, एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, ये वाली फॉर्म जो है आप कुछ भी सोच लीजिए। रियल नंबर 3 रियल नंबर है, 3 प्लस आयोटा इंटू 0 लिख गया इस फॉर्म में, जहाँ पर b की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 3 है। कोई भी रियल नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो। यानी हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होते। इस बात को समझ रहे होंगे। जैसे ये गोला रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर को, ये पूरा गोला रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। यानी सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होंगे, लेकिन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नहीं होंगे। ये वाला जो एरिया खाली पड़ा है ना, ये कॉम्प्लेक्स का वो हिस्सा है जो रियल नहीं है। ये आप बेसिक सी बात अपने दिमाग में रख सकते हैं। अब देखिए एक बात और, ये वाला जो पार्ट होता है a प्लस आयोटा b में, ये वाला जो पार्ट है रियल पार्ट कहते हैं इसे, और ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। यानी अगर आपसे कोई पूछे रियल पार्ट, इसको मैं जेड मान लेता हूँ, ज़्यादातर हम इसको जेड से डिनोट करते हैं। आप पूरे जब भी आगे तक पढ़ेंगे तो आप जेड से ही डिनोट करना है इसको, जेड से कर लेना, डब्ल्यू से कर लेना, इस तरीके से डिनोट करते हैं इन्हें। तो रियल ऑफ जेड, आर ई ऑफ जेड का मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ जेड बराबर है ए। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इसको कहते हैं आई एम, जी की जगह आई एम भी लिख सकते हो। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड यानी बी, ये भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम, इसको मिटा देता हूँ पहले ये दोनों बता देता हूँ। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, 4, 5, 6 कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, उनका सम भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यानी कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का सम भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी वही जो मैंने अभी शब्द बोले बस वही है वो।
यानी अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे उनका सम भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी वही है। सम कैसे होता है इनका, जैसे z1 बराबर है a प्लस आयोटा b, z2 बराबर है a, इसको a1 b1 कह देता हूँ, इसको a2 b2 कह देता हूँ। अगर आपसे पूछे z1 z2 क्या होगा, z1 प्लस z2, तो रियल पार्ट को ऐड कर दो और इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर दो, ये हो गया सम। डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस भी यही होगा, ये वाली बात भी होगी। चलो इसी साथ साथ एक प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है, z1 प्लस z2 कम्यूटेटिव, z1 प्लस z2 बराबर होता है z2 प्लस z1, यानी ऐसे जोड़ लो चाहे ऐसे जोड़ लो दोनों बराबर आएंगे। एक होता है एसोसिएटिव, z1 प्लस ब्रैकेट में ये ले लिए, ओके मैंने 3 नंबर लिए हैं, अब मैंने कर दिया ब्रैकेट चेंज। ब्रैकेट से होता क्या है, इसको इन दोनों के सम से ऐड करूँगा, इन दोनों का सम निकालूंगा, फिर उसको इससे ऐड करूँगा, इस तरीके से ये भी बराबर होता है। अब देखिए जीरो जो होती है ना, वो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। जीरो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है, और जैसे z प्लस जीरो बराबर z, यानी z में क्या जोड़ा जाए कि नोट का z आ जाए, तो वो होता है ज़ीरो। तो ज़ीरो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है, इसको ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल देंगे। और ऐसे ही आगे भी क्या कहते हैं, और भी चीज़ें हैं, इसको मिटाता हूँ मैं, आगे देखते हैं डिफरेंस की। डिफरेंस के केस में भी यही सेम चीज़ है, यही नॉर्मल तरीका होगा, कोई अलग नहीं है इसमें। क्या बताना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात और कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2, इनका मल्टीप्लिकेशन z1 इंटू z2 क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं a प्लस आयोटा भी, और इसको मान लेते हैं x प्लस आयोटा भी। जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही करना है, a इंटू एक्स प्लस a इंटू आयोटा वाई, आयोटा बी एक्स, और आयोटा से आयोटा का मल्टीप्लाई तो स्क्वायर बी वाई, ए एक्स आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस बी वाई, आयोटा कॉमन ले लिया ए वाई प्लस बी एक्स, बस नॉर्मल सा वही हमारे पास जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही कर रहे हैं। अब क्योंकि एडिशन के केस में एडिटिव इनवर्स था, मल्टीप्लिकेशन के केस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, वो कैसे निकालते हैं। मान लीजिए z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1/z1 इसका एडिटिव इनवर्स को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तब जैसे मान लीजिए a प्लस आयोटा भी है, तो 1/a प्लस आयोटा भी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, और यहाँ पर ये चीज़ जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये जीरो कब होगा, जब दोनों चीज़ जीरो हो। अगर ए भी जीरो है बी भी जीरो है तो ये चीज़ जीरो हो जाएगी, जीरो नहीं होनी चाहिए ऐसे। तब इसका z1 इसका 1/z1 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। जैसे बचपन में पढ़ते थे, दो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करते ही बना जाता है, ठीक। ऐसे इनका मल्टीप्लाई करोगे तो बना जाएगा। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपसे कहा था रेशनलाइजेशन वाली बात कही थी, वही यूज़ होगी यहाँ पर। यहाँ पर प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, ए माइनस आयोटा बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर होगा तो वो प्लस बना देगा। ए स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी वाली जो आइडेंटिटी है उससे मैंने ऐसे करके लिख दिया, इसकी वैल्यू -1 होती है तो +1 बना जाएगी। तो यही आ z1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये चीज़ होगी, ये चीज़ जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो अब देखते हैं हम कुछ और नई चीज़ें, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैप्टर तो नहीं है, जेई और उनमें तो भी थोड़ी डेप्थ होती है, एनसीईआरटी में तो उतनी डेप्थ नहीं है। हम देखने जा रहे हैं इसमें पावर ऑफ स्क्वायर ऑफ आयोटा। पावर ऑफ आयोटा का क्या मतलब है,
आयोटा की पावर 1 2 3 4 किस तरीके से बिहेव करती है, क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं उसे देखेंगे हम। हमने देखा कि आयोटा बराबर है पावर ऑफ आयोटा, आयोटा बराबर √-1, आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होगा -1, इसकी एक पावर और ले लो क्यूब, क्यूब का क्या मतलब है, दोनों तरफ आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया तो आयोटा क्यूब बराबर आयोटा माइनस का आयोटा बराबर आ गया, यानी आयोटा बराबर √-1 था, आयोटा स्क्वायर बराबर -1, आयोटा क्यूब बराबर माइनस आयोटा, एक बार और आयोटा का मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस ये और इसकी वैल्यू -1 तो 1, आयोटा की पावर 4 होगी -1 के बराबर। आप इसका भी स्क्वायर कर देते तो डायरेक्ट यही आ जाता। तो इससे आप एक चीज़ देखेंगे कि जब जब आयोटा की पावर 4 की होगी तो आंसर 1 आएगा। के क्या है, कोई भी इंटीजर, यानी मान लो मैंने के बराबर 0 ले लिया तो ये तो आयोटा की पावर 0 हो गई तो 1 हो गया, इसकी कोई मतलब नहीं है। आयोटा की पावर 1 ले लिया तो आयोटा की पावर 4 हो गई, मतलब के बराबर 1 ले लिया तो आयोटा की पावर 4 हो गया, ये 1 के बराबर हो गया। के बराबर 2 ले लोगे तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 1 के ऊपर, के बराबर 3 ले लोगे, 4 ले लोगे, 5 ले लोगे, सब में आयोटा 4 की वैल्यू 1 के बराबर ही रहेगी। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, इसके बाद अगली वीडियो में और चीज़ें पढ़ेंगे इसके बारे में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।